जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपके जो यूपीएसआई के एग्ज़ाम लगे हुए हैं, आपको पता है कि उसमें 40 क्वेश्चन 4 पार्ट में आएंगे, जिसमें से हिंदी के भी 40 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और आपको पता है कि हम हिंदी के रेगुलर प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहे हैं। टॉप 40 क्वेश्चन का ये मॉडल पेपर की तरीके से होगा दोस्तों। ठीक है, और हमने 7 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। आज ये 8वें नंबर का है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो अवश्य देख लीजिएगा। और एक हमारी मैराथन हिंदी क्लास है 12 घंटे की, उसमें हमने सभी प्रकार के पुरस्कार यानी कि यूपीएसआई से रिलेटेड सब कुछ पढ़ा दिया है दोस्तों, उसी एक वीडियो में, यानी कि साहित्य से लेकर। तो उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहां जाकर के आप उसे पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करेंगे हम 8वां मॉक टेस्ट। कौन सा? 8वां मॉक टेस्ट हिंदी का। टोटल 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं और आप अंत में ये बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए शुरू करते हैं इस मॉक टेस्ट को। अब देखिए दोस्तों, हम देखेंगे यहां पर 81 से लेकर के टोटल 120 तक चलेंगे। ठीक है, टोटल 40 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लगा है, परमानंद में कौन सा समास है? देखिए, परमानंद, परम है जो आनंद, क्या परम है जो आनंद। दोस्तों, यहां पर आपको पता है कौन समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। और कर्मधारय समास की विशेषता क्या होती है? इसमें विशेष विशेषण का संबंध पाया था और उपमेय उपमान का संबंध पाया था। बहुत बार पूछाता है कि किस समास में विशेषण विशेष या विशेष विशेषण या फिर उपमेय उपमान का संबंध पाया जाता है, तो वो कौन सा समास है? आपका कर्मधारय समास ही होता है। ठीक है, अगर ये पूछ ले किस समास का पहला पद प्रधान होता है, तो आप याद रखिएगा अव्ययभाव समास ही होता है जिसका पहला पद प्रधान होता है। और दोनों पद किसके होंगे? तो एकमात्र समास है आपका द्वंद्व समास। तो याद रखेंगे, आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है? उपसर्ग वह शब्दांश है जो, देखिए उपसर्ग कहां जुड़ता है? आपको पता होगा दोस्तों कि उपसर्ग कहां जुड़ता है। बहुत बार बताया है कि उपसर्ग क्या होता है दोस्तों? पहले जुड़ जाता है, किसी शब्द के पहले। देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय ये शब्दांश होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें कि पहला ऑप्शन क्या है कि किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है। बिल्कुल गलत है, कहीं भी जुड़ सकता है। नहीं भैया, कहीं नहीं जुड़ेगा। किसी शब्द के बाद में जुड़ता है दोस्तों, अगर बाद में जुड़ेगा तो वो प्रत्यय हो जाएगा। ये भी याद रखेंगे, प्रत्यय क्या होता है? जो बाद में जुड़ता है। तो दोस्तों, किसी शब्द के पहले जुड़ना यही उपसर्ग कहलाता है। जैसे हमने लिखा जय, अब देखिए जय के आगे हमने उपसर्ग परा लगा दिया, यानी पराजय हो गया। बिल्कुल विपरीत हो गया। ठीक है, तो ये परा क्या है? इसमें उपसर्ग है। तो उपसर्ग हमेशा भैया पहले जुड़ता है। अगर देखिए यहां क्या होता है दोस्तों, प्रत्यय होता तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा, मगर यहां पे डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा। चलिए, 83 है, संकर शब्द नहीं है। कौन सा संकर शब्द नहीं? पहले चीज हम जानते हैं संकर शब्द होता क्या है। आपको मैं बता दूं, संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बनते हैं, उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे कह दिया दोस्तों रेलगाड़ी। देखिए रेलगाड़ी, ठीक है, रेल और गाड़ी। ठीक है, देखिए रेल शब्द किसका है? अंग्रेजी का, और गाड़ी शब्द हिंदी का। तो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बन गए शब्द, एक बन गया रेलगाड़ी। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर तोप गाड़ी और छायादार और सुतमील दोस्तों, ये बिल्कुल दोस्तों संकर शब्द है, मगर पुष्टहार नहीं है। पुष्टहार दोस्तों ये नहीं है। तो यही हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए अगला है अलंकेश। देखिए अलंकेश क्या होता है दोस्तों? अलंकेश है ना, जो दोस्तों आभूषणों को रखने वाला, धारण करने वाला, मतलब कि कुबेर। कौन हो जाएगा? कुबेर। बिल्कुल दोस्तों समझिएगा, कौन हो जाएगा? कुबेर हो जाएगा। और कुबेर को धनद भी कहते हैं, धनद है ना, धन को देने वाले, है ना। और देखिए अगर धनदा लग जाए तो वो लक्ष्मी जी हो जाएंगे। ठीक है, धनदा। देखिए दा क्या होता है? ये स्त्रीलिंग का होता है, बड़े आ की मात्रा, तो इसीलिए इसका क्या हो जाएगा? लक्ष्मी जी, और इसका कुबेर हो जाएगा। हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, किस विकल्प में से कोई भी शब्द अनेकार्थक शब्द अर्क का अर्थबोधक नहीं है? दोस्तों अर्क मीन्स आपको पता है सूर्य भी होता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? सूर्य भी होता है, मदार भी होता है, इंद्र भी होता है, अग्नि भी होता है, मगर दोस्तों हमारा डी ऑप्शन कामदेव और घी नहीं होता है। अर्क मतलब कामदेव और घी बिल्कुल नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्या क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पर 286 नंबर। कौन से शब्द युग्म का अर्थ संगत नहीं है? टुक टूक। टुक टूक मतलब टुकड़ा और फटा हुआ। देख, अंश और अंश, हिस्सा कंधा, दंश और दस, दंश मीन्स डंक और दस मीन्स 10। ठीक है, और अथक और अकथ। अथक मतलब बिना थके और अकथ मतलब जो कहा ना जा सके। दोस्तों आपको बताना है बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो आपको पता है दोस्तों
टुक और टुक, देखिए टुक मीन्स टुकड़ा और टुक मीन्स फटा हुआ नहीं होता है दोस्तों, यही हमारा गलत, बल्कि अंश मीन्स हिस्सा और अंश मीन्स कंधा, ये बिल्कुल सही है। दंश मीन्स डंक, कहें दंश लिया 10 लिया ना, और 10 मीन्स क्या होता है 10 होता है। अकथक मतलब क्या होता है बिना थके हुए, और अकथ मतलब जो कहा ना जा सके दोस्तों, बिल्कुल सही, हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए अगला है अनभुक्त का विलोम क्या होगा दोस्तों, बिलोक होगा, ठीक है, बिलोक लिख क्या है, ठीक है, तो बताइएगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा, तो उपभुक्त हो जाएगा, विलोम होना चाहिए था, बिलोक नहीं होगा, ठीक है, तो उपभुक्त हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रयोगवाद बैठे ठाले का धंधा है, ये किसने कहा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट कई बार देखने को मिल सकता है दोस्तों, आपको कहीं कहीं मिल जाएगा। तो ये दोस्तों किसने कहा था कि प्रयोगवाद बैठे ठाले का धंधा है, नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान या फिर डॉक्टर नगेंद्र दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए नंबर, नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा, ठीक है। चलिए अगला है हाइकू किस देश की काव्य शैली है मेरे दोस्तों, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये जापान की है, ठीक है, क्या है, जापान की एक शैली है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक मोहन राकेश जी का है, तो कौन सा दोस्तों मोहन राकेश जी का है, ये आपको बताना है बिल्कुल अच्छे से दोस्तों, तो बिल्कुल सही हो जाएगा लहरों का राजहंस, क्या, लहरों का राजहंस मेरे दोस्तों, ठीक है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा ए नंबर। अगला है श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण किस प्रकार के नायक थे, किस प्रकार के नायक थे, अनुकूल, सठ, दक्षिण या फिर धृष्ट मेरे दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण, क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा दोस्तों, हमारा 91 का बी नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि रस की साधन सामग्री के 4 प्रमुख अवयवों के निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है मेरे दोस्तों, कौन सा नहीं है, आपको पता है अनुभाव, विभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव होता है, ना कि प्रश्न भाव, क्या स्थायी भाव होता है दोस्तों, ना कि प्रश्न भाव। और स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है, आपको पता है कि प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है, ठीक है, तो हमारे प्रमुख रस 9 है, तो 9 ही हम स्थायी भाव भी मान सकते हैं, वैसे ऐसे आधुनिक के हिसाब से दोस्तों 11 रस है, ठीक है। चलिए तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए अगला है एक ही शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ वाले अलंकार का नाम क्या है, जब कहीं एक शब्द आता है और उसके दोस्तों बहुत सारे अर्थ निकलते हैं तो वहां पर श्लेष अलंकार हो जाता है। आपको पता होगा जैसे पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, तो पानी के इज्जत, चमक और जीवन, कई सारे अर्थ निकलते हैं, ठीक है। और दोस्तों अगर यहीं पे कहता कि एक से अधिक शब्द आते हैं और उनके अलग अलग अर्थ होते तो वहां पे यमक अलंकार होता, ठीक है। और वक्रोक्ति क्या होता है, जहां कहने वाला कुछ और कहे और सुनने वाला कुछ और उसका अर्थ निकाल ले, वो वक्रोक्ति होता है। अन्योक्ति क्या होता है, किसी अन्य के लिए कही गई उक्ति होती है, ठीक है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, श्लेष अलंकार। चलिए अगला है कि खड़ी बोली को अन्य किस नाम से जाना था। दोस्तों आपको पता है ये कहां बोली जाती, खड़ी बोली दोस्तों ये कहां बोली जाती है, तो आपको पता होगा ये मेरठ के आसपास बोली जाने वाली बोली है। तो दोस्तों इसको कौरवी बोली कहते हैं, क्योंकि कौरव का क्षेत्र था वो कौरवी बोली इसको कहते हैं। तो खड़ी बोली मानक भाषा है, ये भी याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए अब देखिए बांगरू हरियाणवी बोलते हैं। चलिए अगला है कि वर्णों में संधि हो जाने से क्या होता है। दोस्तों आपको पता है कि संधि हो जाने पर वर्णों में क्या होता है, ये आपको बताना है दोस्तों। इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा, नई ध्वनि बनती है। आपको पता है कि विकार होता है, यानी कि नई ध्वनि का आगम होता है, ठीक है, तो नई ध्वनि बन जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कंठ ध्वनियां कौन से हैं। तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा यानी कि छोटा आ, बड़ा आ और का वर्ग वाले यानी का, खा, गा और घा और हा, है ना, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, है ना। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा हमारा का गा हा, ये तो हमारा हो जाएगा बिल्कुल सही, यही हो जाएगा हमारा कंठ ध्वनि, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला है सब पेड़ में सब किस प्रकार का विशेषण है। दोस्तों सब पेड़ मतलब पेड़ों की विशेषता क्या है कि सब पेड़ कह दिया गया, यहां पर कौन सा विशेषता होगा। अब देखिए सब में कोई गिनती कर नहीं सकते, मगर गिनती की जा सकती थी, इसीलिए संख्यावाचक तो होगा, मगर क्या होगा अनिश्चित संख्यावाचक होगा। देखिए निश्चित तो नहीं है कितने हैं, सब में से कितने ले लेंगे, है ना, हमें कोई गिनती की नहीं। अगर यहीं पे कहते हैं कि 100 पेड़ तब होता निश्चित, यहां पर दोस्तों कहा गया है सब पेड़। अब सब में गिनती तो कर सकते हैं मगर हमें गिनती नहीं बताई गई है, इसलिए ये निश्चित नहीं है, ठीक है। चलिए अगला है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित पदबंध का नाम चिन्हित कीजिए। आपने खाना खा लिया हो तो सो जाइए ना। तो देखिए खाना खा लिया हो तो इसमें कौन सा पदबंध है ये आपको बताना है दोस्तों, कौन सा है, तो संज्ञा पदबंध है, ठीक है। चलिए अगला
है वह तो घर बैठा था। दोस्तों स्पेस है, इसमें आपको क्या भरना है, देखिए उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त अव्यय और उसका भेद होगा। तो घर के बाहर बैठा था, वह तो घर के बाहर बैठा था, घर में बैठा था, या घर के सामने बैठा था, या फिर घर के भीतर बैठा था। दोस्तों इसमें बताना है आपको चयन करके कि यहां पे क्या भरा जाएगा। तो दोस्तों वह घर के भीतर बैठा था, तो संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, सह हस्तेन खादति में कौन सा कारक है। देखिए दोस्तों ये संस्कृत का आ चुका है, तो इसमें कौन सा कारक है दोस्तों, तो करण कारक। ठीक है, क्या हो जाएगा, करण कारक। ठीक है, चलिए से हो जाएगा ना। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। दोस्तों कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो देखिए आय होती है ना, नहर बहती है, लहर होती है ना, लहर होती है, व्यय किया जाता, खर्च किया जाता है ना, तो व्यय हो जाएगा दोस्तों, यही हमारा पुल्लिंग हो जाएगा। चलिए अगला है, इत धन आदि इत्यादि। दोस्तों हमने कई बार बताया कि कोई भी अगर या और वह आता, उसके पहले अगर कोई अर्ध व्यंजन आता है ना, अर्ध व्यंजन आता दोस्तों, तो वो आपका यण संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यण संधि हो जाएगा। और ये डी ऑप्शन बहुत ही राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 103 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं, समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तो कौन सा समास होता है। दोस्तों आपको बता दें कि ऐसा समास जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ऐसे पूछेगा, या फिर उसका कोई अन्य प्रधान होगा, या फिर उसका कोई तीसरा प्रधान होगा, तो ऐसे शब्द पूछ सकते हैं, या फिर उसके दोनों पद अप्रधान होंगे, प्रधान नहीं अप्रधान होंगे, तो वो हमेशा और हमेशा बहुब्री की बात करेगा। किसकी बात करेगा, बहुब्री की बात करेगा। बहुब्री समास एक ऐसा समास है जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता, यानी कि कोई अन्य प्रधान आएगा, अन्य शब्द आएगा, वही प्रधान हो जाएगा। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय है। क्या दोस्तों, रूप साधक प्रत्यय किस शब्द में है, तो किस में है दोस्तों, लड़के में। किस में है, लड़के में रूप साधक प्रत्यय है। चलिए अगला देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा। तत्सम मतलब क्या होता है, संस्कृत वाला। क्या, संस्कृत वाला दोस्तों कौन सा है, तो दिवस मतलब क्या होता है, दिन होता दोस्तों। ठीक है, तो दिवस हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा 106 नंबर। दोस्तों प्रवाल किसका पर्यायवाची है, प्रवाल किसका है, ये बताना है कि प्रवाल किसका पर्यायवाची। दोस्तों आपको पता होगा प्रवाल किसका होता है, मूंगा का ना, प्रवाल भित्ति बोलते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, तो प्रवाल मूंगा का पर्यायवाची होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शाश्वत का विलोम। शाश्वत मतलब क्या होता है दोस्तों, जो हमेशा चलता रहे। तो शाश्वत क्या हो जाएगा, जो क्षण भर में मर जाए, इसी समझिएगा। तो कौन सा विलोम सही शब्द कौन सा होगा, शाश्वत। दोस्तों ये आपको बताना है। दोस्तों शाश्वत क्या होगा, क्षणिक हो जाएगा, जो क्षण भर के लिए। शाश्वत मतलब जो लगातार चलता रहे, हमेशा रहे दोस्तों, मगर क्षणिक क्या होता है, क्षण भर के लिए। चलिए अगला है, जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक है। तो जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक कौन सा है, सज्जन, राजश्री, विशाख या फिर कामना मेरे दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सज्जन। अब बताइएगा कि सज्जन में कौन सा समास होगा। दोस्तों आप बताइएगा कि सज्जन में कौन सा समास होगा, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइएगा, आपको पता है तो, कि सज्जन शब्द में कौन सा समास होगा। चलिए अगला है, उपन्यास और उपन्यासकार का एक युग्म क्या है, अशुद्ध है दोस्तों। एक युग्म क्या है, अशुद्ध है, वो आपको बताना है मेरे दोस्तों। तो देखिए काला पहाड़ भगवान दास का है, बिल्कुल सही। अंधेरे के जुगनू रांगे राघव का बिल्कुल सही। वेद निर्मल वर्मा का बिल्कुल सही। करवट दोस्तों राजेंद्र यादव जी का नहीं है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए अगला है, कटरा दी आरजू। क्या, कटरा बी आरजू किसकी रचना है दोस्तों। कटरा बी आरजू थोड़ा सा छोटा कर ले, ठीक है। कटरा बी आरजू किसकी रचना है, असगर वजाहत, या फिर गुलशेर खासानी, या फिर राही मासूम रजा, या फिर अब्दुल बिस्मिल्लाह दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राही मासूम रजा दोस्तों। अगला है, अत्याचार का फल अच्छा नहीं। इस वाक्य, यह वाक्य किस लोकोक्ति का अर्थ प्रकट करता है। अत्याचार का फल अच्छा नहीं होता दोस्तों, ये किस लोकोक्ति का अर्थ प्रकट कर रहा है। आसपास बरसे दिल्ली पड़ी तरसे दोस्तों, बिल्कुल नहीं। तलवार का खेत हरा नहीं होता। क्या दोस्तों, कि तलवार का खेत हरा नहीं होता, यही हमें सही सलामत लग रहा है कि भैया अगर अत्याचार करोगे तो उसका फल अच्छा नहीं होता, यानी कि तलवार का खेत कभी हरा नहीं होता, आपको कभी ना कभी इसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा दोस्तों। बिल्कुल सही हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन।
चलिए अगला है, निम्नलिखित में से वाक्यों में से कौन सा शुद्ध वाक्य है, चुनिए। कौन सा शुद्ध वाक्य है, इसको आपको चुनना है कि वे अब झगड़ा करेंगे ऐसी आशा है। दोस्तों बिल्कुल गलत है, वे अब झगड़ा करेंगे। यहाँ पे दोस्तों अगर ऐसा है तो अर्धविराम लगाना चाहिए था, यहाँ पे पूर्ण विराम। ठीक है, तो पूर्ण विराम, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यात्री अत्यंत दूर से आए, अत्यंत दूर नहीं होता दोस्तों, अत्यंत खूबसूरती के लिए होता है दोस्तों, बहुत दूर से आए ये हो सकता था। बेफजूल खर्च मत करो, बिना फालतू का ना, तो दोस्तों ये भी गलत है, झगड़ा है ना, झगड़ो नहीं होता दोस्तों ना। अगला है, मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं। दोस्तों बिल्कुल सही, अनेक कहानियों पुस्तकें, अनेक पुस्तकें हो सकता था, बिल्कुल सही है, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 113 क्या है, सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द। सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द दोस्तों, जो कि कभी इसका बहुवचन बने ही ना, ऐसा शब्द पूछा गया है, तो दोस्तों उस इसका बन जाएगा वधु, वधुएं, है ना। पिता का दोस्तों बन जाता, मगर जनता हमेशा और हमेशा एक ही वचन में यूज होता है। क्या, जनता हमेशा और हमेशा एक ही वचन में यूज होता है दोस्तों। चलिए अब इनमें से बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल है। क्या, सामान्य भूतकाल है दोस्तों, ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सामान्य भूतकाल का ऑप्शन है दोस्तों। तो वर्षा हुई दोस्तों, यही है ना, वर्षा हुई, यही क्या है, आपका सामान्य भूतकाल है। क्या है, सामान्य भूतकाल है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो क्वेश्चन दोस्तों, समभास से आशय क्या है। समभास से क्या आशय है, भाषण देना, बदले में उत्तर देना, वर्णन करना या मिलकर बोलना। दोस्तों इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा, मिलकर बोलना। समभास, सम मतलब बराबर है ना, और भाष मतलब भाषा मतलब बोलना। ठीक है, तो दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, मिलकर बोलना। अगला है, ये इसमें से कौन सा अनुप्रास अलंकार है। कौन सा है अनुप्रास अलंकार, ये आपको बताना है दोस्तों। तो यहां पर देखिए आपको पता है ता की आवृत्ति आ रही दोस्तों, इसीलिए यही हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार। देखिए यहां पर सी आ गई दोस्तों, तो ये आपको पता है क्या होगा, उपमा हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों नवजीवन, इसमें देखिए आपका दोस्तों रूपक भी हो सकता है। ठीक है, रूपक भी हो सकता है। अब देखिए चरण कमल बंदो हर रही, है ना, चरण कमल, यहां भी रूपक हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा है, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, काक पद का प्रयोग कब होता है। दोस्तों आपको पता है, जब कोई चीज छूट जाता है। ठीक, जैसे मैं लिख दूं कि मेरा नाम है, मेरा नाम है। अब भैया मैं भूल गया, अपना नाम लिखना भूल गया, तो यहां पर मैं ऐसे काकपद का प्रयोग करके यहां पे लिख सकता हूं संदीप। मेरा नाम क्या है, संदीप है दोस्तों। इस तरीके से हम इसका प्रयोग करते हैं, जो छूट जाता है उस चीज को लिखने के लिए, इसको हम काकपद या फिर त्रुटि वाक्य, है ना, त्रुटि विराम बोलते हैं। ठीक इस तरीके से इसको बोला था। तो दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो छूट जाता है, छूटे हुए अंश को लिखने के लिए हम काकपद का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, 118 से 120 तक देखेंगे, ये आपको छांट के देखना है। ठीक है, अब देखिए ये छांटना है आपको, कविता के मर्मज्ञ और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। संगीत के पागल ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसादन करते हैं। यहाँ पूज्य नहीं पुजारी ही श्रेष्ठ है। क्या, यहाँ पूज्य नहीं पुजारी ही श्रेष्ठ है। यहाँ सम्मान पाने वाले नहीं सम्मान देने वाले महान हैं। स्वयं पुष्प से पुष्प में भी कुछ नहीं है। पुष्प का सौंदर्य उसे देखने वाले की दृष्टि में है। दुनिया में कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है हमारी चाह में, हमारी दृष्टि में है। यह अद्भुत भारतीय व्याख्या अजीब सी लग सकती है, पर हमारे पूर्वज सदा इसी पथ के पथिक रहे हैं। उत्तम गुरु में जाति भावना भी नहीं रहती। कितने ही मुसलमान पहलवानों के हिंदू चेले रहते हैं, है ना, रहे हैं, और हिंदू संगीतकारों के मुसलमान शिष्य रहे हैं। यहाँ परख गुण की, साधना की और प्रतिभा की होती है। भक्ति और श्रद्धा की ही कीमत है, ना कि जात संप्रदाय आचार विचार या धर्म की। मुझे पढ़ाया लिखाया था एक विद्वान मुसलमान ने ही, और आज मैं जिस स्थान पर पहुंचा हूं, जो सम्मान और प्रतिष्ठा मुझे मिली है, उस सबका श्रेय मेरे उन्हीं गुरु का है मेरे दोस्तों। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन है कि कविता का मर्मज्ञ और रसिक कौन हो सकता है ना, कौन हो सकता है, जो कविता के मर्म में समझकर उसके रस में डूब जाता है, जो कविता सुनता है, जो कविता सुनकर दाद देता है, या जो रसपान करता है मेरे दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन कहा जाएगा, जो कविता के मर्म को समझकर उसके रस में डूब जाता है। दोस्तों ये ऊपर बताया भी गया है, आप देख लीजिएगा। अच्छा गुरु अपने शिष्य में देखता है, क्या देखता है, अच्छा गुरु जो होगा अपने शिष्य में क्या देखेगा, तो आपको पता होगा भक्ति और श्रद्धा देखेगा। क्या देखेगा,
भक्ति और श्रद्धा देखेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। लास्ट क्वेश्चन क्या है, पुष्प का सौंदर्य किसमें है दोस्तों? पुष्प का सौंदर्य किसमें होता है दोस्तों? तो देखने वालों की दृष्टि में दोस्तों पुष्प का सौंदर्य छिपा हुआ होता है दोस्तों। तो ये 20 क्वेश्चन हो गए, 40 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी हमें बताइएगा। और दोस्तों हमारी ये ई बुक है, सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये देखिए हिंदी साहित्य इतिहास, इसमें सभी प्रकार के हिंदी साहित्य पूरा मिल जाएगा, आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक। उसके अलावा सभी प्रकार के पुरस्कार होंगे, कवि और उनके उपनाम होंगे, जन्म स्थान, रचनाएं, सभी कुछ हो जाएंगे दोस्तों। इसी मात्र ये 50 रुपए में दोस्तों ई बुक मिलेगी आपको। और ये संपूर्ण हिंदी साहित्य हिंदी की है दोस्तों, ये भी 50 रुपए की है। और ये भाषा बोली की है दोस्तों, ये 25 रुपए की है। और ये पत्र लेखन है 25 रुपए। अगर टोटल चाहिए आपको 150 रुपए की पड़ जाएंगी, या फिर आप एक एक करके भी परचेस कर सकते हैं। ठीक है, आप क्या करिए दोस्तों, नीचे लिंक दे रहे हैं, वहां से आप परचेस कर सकते हैं दोस्तों। या फिर आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी इसे प्राप्त कर सकते हैं, 7905419251 पर। इस पे आप व्हाट्सअप करेंगे। ठीक, इसी पे पहले गूगल पे, फोन पे करके दोस्तों पैसे आप फिर स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पर। ठीक है, हम आपको ये प्रोवाइड करवा देंगे, या फिर आप डायरेक्ट लिंक से प्रोवाइड ले सकते हैं दोस्तों, डाउनलोड कर सकते हैं पैसे कटा के। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।